हेलो दोस्तों, पिछले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि एसक्यूएल कीज जो हैं वो क्या होते हैं। एसक्यूएल कीज कितनी तरह के होते हैं। एसक्यूएल कीज में कुछ कीज को हमने इम्प्लीमेंट भी किया था, जैसे हमने प्राइमरी की इम्प्लीमेंट किया था, यूनिक की इम्प्लीमेंट किया था, कंपोजिट की इम्प्लीमेंट किया था। तो आज यहाँ पर हम ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट की के बारे में समझने वाले हैं जिसका नाम है फॉरेन की। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फॉरेन की होता क्या है, फॉरेन की इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है और उसके बेनिफिट्स हमें क्या मिलते हैं। फॉरेन की का बेनिफिट जो होता है, जब हम ज्वाइंट लगाते हैं तो उस टाइम पर हमें समझ में आता है कि फॉरेन की का बेनिफिट क्या है। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फॉरेन की जो डेफिनेशन है, फॉरेन की डेफिनेशन क्या कहता है। फॉरेन की का मतलब ये होता है, फॉरेन की इज अ फील्ड इन अ डाटाबेस टेबल दैट इज द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। कहने का मतलब ये है कि फॉरेन की जो है वो डाटाबेस टेबल में वो फील्ड होती है जो कि किसी दूसरे टेबल के अंदर प्राइमरी की हो। अब जब भी आप रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन हमेशा दो टेबल के बीच में इंप्लीमेंट किया जाता है। अब हम यहां पर ये समझते हैं कि फॉरेन की को हमने कैसे इंप्लीमेंट किया दो टेबल के अंदर। वहां ऊपर आप देख सकते हैं कि ऊपर हमने एक टेबल लिया है एम्प्लॉय, दूसरा टेबल हमने लिया है डिपार्टमेंट। अब इस डिपार्टमेंट टेबल को हम कह रहे हैं कि ये पेरेंट टेबल है। कभी भी जब फॉरेन की रिलेशन बनाया जाता है तो वो पेरेंट और चाइल्ड के बीच में बनाया जाता है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा पेरेंट टेबल कौन सा है और हमारा चाइल्ड टेबल कौन सा है। ध्यान रखिएगा, जिस टेबल के अंदर आपने फॉरेन की लिया हुआ है वो आपका हमेशा चाइल्ड टेबल रहेगा, और जो टेबल जिस प्राइमरी की कंटेन करता है, जो चाइल्ड टेबल के अंदर आपने फॉरेन की लिया है, वो आपका पेरेंट टेबल रहेगा। तो यहां पर अगर आप इन दो टेबल को कंपेयर करो तो यहां पर एक एम्प्लॉय टेबल है, एक डिपार्टमेंट टेबल है। अब डिपार्टमेंट टेबल को मैं कह रहा हूं कि पेरेंट टेबल है। तो पेरेंट टेबल के अंदर हमने कुछ कॉलम लिया हुआ है। कॉलम का नाम है डीपी नंबर, डी नेम एंड लोकेशन। ये डिपार्टमेंट टेबल है। अब इस डिपार्टमेंट टेबल के अंदर हमने कहा कि हर टेबल में एक प्राइमरी की होता है, तो यहां पर भी हमने डीपी नंबर जो लिया हुआ है इसको एज अ प्राइमरी की लिया हुआ है। अब हम क्या कर रहे थे कि हमने एक दूसरा टेबल बनाया। दूसरे टेबल के अंदर हमने एम्प्लॉय की डिटेल रखनी चाहिए और हमें यह देखना था कि वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो भाई अगर किसी डिपार्टमेंट का हमें इंफॉर्मेशन लेके एक टेबल के अंदर स्टोर करना है तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हमने उससे रिलेटेड कोई टेबल बनाया है तो उसकी कुछ इंफॉर्मेशन हमें रख लेनी चाहिए, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। ठीक है। अब हमने क्या कहा कि यहां पर हमने एक एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाया है। एम्प्लॉय में भी हमारे पास एक प्राइमरी की है। जैसे कि हम जानते हैं हर टेबल में एक प्राइमरी की होगा ही होगा। तो यहां पर जो एम्प्लॉय नंबर है उसको हमने प्राइमरी की बनाया हुआ है। उसके बाद है हमारा एम्प्लॉय नेम। अब एम्प्लॉय नेम के बाद हमने एक कॉलम लिया हुआ है डीपी नंबर। ये डीपी नंबर जो है वो क्या है, इसको मैंने कहा कि ये फॉरेन की है। तो फॉरेन की है तो फॉरेन की का मतलब है कि दो टेबल के बीच में रिलेशन मेंटेन करेगा। किस तरीके से करेगा। अब होगा क्या है कि हमने क्या किया है कि डिपार्टमेंट नंबर जो यहां पर लिया हुआ है इसको कह रहे हैं फॉरेन की है। तो ये फॉरेन की किस टेबल का है, डिपार्टमेंट टेबल के लिए हम इसे रिलेट कर रहे हैं। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एम्प्लॉय के अंदर वैल्यूज को या ट्यूपल्स या रोज को अगर आप इंसर्ट करते जाओगे तो यहां पर सपोज करें डिपार्टमेंट मेरे पास था 101, 102, 103 एंड 104। अब मैंने क्या किया है कि यहां पर एक रो इंसर्ट करने की कोशिश की। सपोज करें 1001 साहिल, और यहां पर मैंने डिपार्टमेंट नंबर जो है वो 110 रखा। अब क्योंकि मैं फॉरेन की रिलेशन बना चुका हूं, इसीलिए जैसे ही आप यहां पर 110 रखेंगे
ये टेबल जो है उस वैल्यू को लेने से एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि फॉरेन की रिलेशन में एक बात हमें ध्यान रखना पड़ता है कि फॉरेन की रिलेशन में यहां पर जो वैल्यू है वही वैल्यू उस कॉलम के अंदर जाएगा, कोई दूसरी वैल्यू आप इंसर्ट नहीं कर सकते। यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है फॉरेन की को मेंटेन करने का। जब हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे तो उस समय हमें बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि जो हम फॉरेन की के बारे में बात कर रहे थे, फॉरेन की ऐसा बनाने से हमें क्या बेनिफिट होता है। तो हमने कहा कि अगर आपने डिपार्टमेंट नंबर 101 लिया है तो यहां पर 101 ही जाएगा, यहां पर 105 नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो हमारे पेरेंट टेबल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो फॉरेन की रिलेशन जो है हमारे पास ये कंफर्म करता है कि जो आप वैल्यू ले रहे हैं वो एग्जिस्ट करता है, तभी वो वैल्यू यहां पर इंसर्ट करने देगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप रिलेशनशिप बना रहे हैं तो रिलेशनशिप दो टेबल के बीच में होता है, और जब रिलेशन बनते हैं तो पेरेंट चाइल्ड की फॉर्म में ही रिलेशन बनता है। अब हम देखते हैं कि अगर आप फॉरेन की इंप्लीमेंट करें तो फॉरेन की कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो हमारे पास है कि अगर आपने फॉरेन की जब आप टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पर अगर आप फॉरेन की बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो। लास्ट टाइम भी पिछले चैप्टर के अंदर मैंने बताया था कि जब आप कोई कॉलम डिफाइन कर रहे हैं तो उसी के कॉलम के साथ ही आप अगर कोई कांस्टेंट अप्लाई करना चाहें तो आप कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बाद में आप चाहें तो भी कांस्टेंट अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर हम फॉरेन की के बारे में बात करें तो फॉरेन की को बनाने का हमारे पास एक सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या कहता है कि आप लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल नेम जो भी कॉलम आपको लेना है, और जिस कॉलम के ऊपर आपको फॉरेन की इंप्लीमेंट करना है वहां पर आपको इस तरीके से सिंटैक्स याद रखना पड़ेगा। आपको कॉलम नेम देना है, उसका टाइप होगा जो भी आप डिफाइन करेंगे, उसके बाद आप कांस्टेंट लिखेंगे। यहां पर आपने कांस्टेंट में फॉरेन की का जो भी कांस्टेंट का नेम होगा वो आप डालोगे। फॉरेन, उसके बाद आप लिखेंगे फॉरेन की, फिर रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के बाद है आपको पेरेंट टेबल बताना है। पेरेंट टेबल जो भी है उसका टेबल का नाम पास कर दो। यहां पर आप किस कॉलम के अगेंस्ट में ये रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं वो रिलेशन मेंटेन कर दीजिए। यहीं पर हम इसके साथ कुछ और भी कीवर्ड अप्लाई करते हैं। इस कीवर्ड का क्या बेनिफिट होता है उसको भी हम समझेंगे। यहां पर हमारे पास कीवर्ड है, अगर हमने लिखा ऑन डिलीट कास्केड, उसके बाद लिखा हमने ऑन अपडेट कास्केड या ऑन डिलीट नो एक्शन, ऑन अपडेट नो एक्शन, या ऑन डिलीट सेट नल, ऑन डिलीट और ऑन अपडेट सेट डिफॉल्ट। तो ये क्या काम करता है हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला है कास्केड, कहता है कि जब भी चाइल्ड टेबल डाटा इज डिलीटेड और अपडेटेड व्हेन पेरेंट टेबल वाज डिलीटेड और अपडेटेड, कहते हैं कि अगर आप कास्केड लगा देते हैं उस चाइल्ड टेबल के साथ, तो अगर आपने पेरेंट टेबल को डिलीट किया है तो उसके अगेंस्ट में जो रो हमारे पास चाइल्ड टेबल में पड़ा हुआ है वो इसको भी डिलीट कर देगा। दूसरा है, अगर आपने कहा नो एक्शन, चाइल्ड टेबल हैज नॉट परफॉर्म्ड एनी ऑपरेशन ऑन मैचिंग डाटा व्हेन पेरेंट टेबल वाज डिलीटेड और अपडेटेड, कहता है कि अगर आपने लगा दिया नो एक्शन, वैसे हम एक एक करके इसको चेक करेंगे कि जब हम ये कीवर्ड अप्लाई करते हैं फॉरेन की के साथ तो वहां पर क्या इंपैक्ट होता है। तो नो एक्शन में मतलब है अगर आपने डिलीट करने की कोशिश की या फिर डिलीट करने का जो पेरेंट टेबल को आपके रो को अगर आप डिलीट करते हैं तो चाइल्ड टेबल के अंदर उसका क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए। अगर आपने सेट नल किया तो वहां पर आप नल वैल्यू सेट कर सकते हैं अगर आप पेरेंट टेबल से रो को डिलीट कर रहे हैं तो उस कॉलम के अगेंस्ट में। अगर सेट डिफॉल्ट करते हैं तो जो भी डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो सेट होगी, बाय डिफॉल्ट जो है वो नल सेट हो जाता है। दूसरा तरीका होता है कि अगर आपने टेबल क्रिएट कर लिया है और टेबल क्रिएट करने के बाद अगर आप फॉरेन की
इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमारा तरीका वही रहेगा जो पीछे हम करते हुए आ रहे हैं। यहां पर हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, फिर ऐड, क्या ऐड करना है, कांस्टेंट ऐड करना है। कांस्टेंट का नेम डालेंगे, कांस्टेंट बताएंगे कि किस टाइप का कांस्टेंट है। हमने कहा फॉरेन की कांस्टेंट है, तो फॉरेन की कांस्टेंट है तो आप किस कॉलम के ऊपर उसे अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आप रेफरेंस किस टेबल का लेना चाहते हैं, तो रेफरेंसेस में आप पेरेंट टेबल का नेम पास करेंगे और वो कॉलम पास करेंगे जिसके बेस पर ये रिलेशन यहां पर मेंटेन होगा। अब अगर आप डिलीट करना चाहते हैं फॉरेन की रिलेशन को तो वही तरीका है, कांस्टेंट को हम ड्रॉप करेंगे, कांस्टेंट जो है वो वहां से रिमूव हो जाएगा टेबल से। अब हम इसको समझते हैं, कहा कि डिलीट एक्शन ऑफ रोज इन द पेरेंट टेबल। अब पीछे जो हमने बात की थी उसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि प्रैक्टिकली अगर हम ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा। ये जो आपके पास केसेस हैं ये तब वर्क करते हुए हमें दिखाई देंगे जब हम डिलीट एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। हमने कहा कि अगर आप लिखते हैं जो फॉरेन की आपने बनाया उसके साथ अगर आपने लिख दिया ऑन डिलीट नो एक्शन, तो ऑन डिलीट नो एक्शन का मतलब हुआ कि एसक्यूएल सर्वर रेजेस एन एरर एंड रोल्स बैक डिलीट एक्शन ऑन द रो इन द पेरेंट टेबल। अगर आप ये लिख देते हैं ऑन डिलीट नो एक्शन तो इसका मतलब ये आपको एरर थ्रो कर देगा। अगर आपने लिखा ऑन डिलीट कास्केड तो क्या करेगा कि पेरेंट टेबल के रो को जैसे ही हम डिलीट करेंगे तो चाइल्ड टेबल में जो भी उसके अगेंस्ट में रो होंगे वो सारे के सारे डिलीट हो जाते हैं। उसके बाद आपने कहा ऑन डिलीट सेट नल, तो क्या करेगा कि जो आपके पास चाइल्ड टेबल के अंदर आपने रिलेशन बनाया हुआ है वहां पर वो नल सेट करेगा। अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू लगा सकते हैं, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो नलेबल उस कॉलम के अंदर सेट कर देता है। अब हम डिलीट एक्शन को देखेंगे, तो जो डिलीट एक्शन का काम होता है वही अपडेट के लिए भी काम करता है। तो सबसे पहले हम डिलीट के लिए चेक कर लेते हैं कि डिलीट जो है वो कैसे वर्क करता है। डिलीट से ही आपको काफी कुछ आइडिया लग जाएगा, तो ज्यादा की हमें जरूरत नहीं होगी। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर सबसे पहले दो टेबल कंस्ट्रक्ट किया है। एक टेबल स्टूडेंट मेन डिटेल के नाम से बना रहे हैं और एक टेबल जो है वो स्टूडेंट कॉन्टैक्ट डिटेल के नाम से बना रहे हैं। अब हमने क्या किया कि स्टूडेंट मेन डिटेल के अंदर हमने ये आईडी ली। ये आईडी जो है कॉलम आपको पता है कि यहाँ पर ये आईडी है, हमने कांस्टेंट अप्लाई किया है और ये पेरेंट जो टेबल है इसके अंदर हमने क्या किया, ये प्राइमरी की इसके ऊपर इंप्लीमेंट किया। इसके अंदर हमने कुछ और फील्ड लिए हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एड्रेस। इसका फील्ड हमने डिफाइन कर दिया। अब जब हम चाइल्ड टेबल बना रहे हैं तो उसका भी एक हमारे पास प्राइमरी की होगा। प्राइमरी की हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है इसका। यहाँ पर हमने कुछ और फील्ड लिए हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमने यहाँ पर एक फील्ड लिया स्टूडेंट मेन डिटेल आईडी, यानी इस मेन जो ये हमारा टेबल है इसकी जो ये आईडी हमने ली है वो इस कॉलम के अंदर हम सेव करना चाहते हैं, यानी रिलेशन बनाना चाहते हैं कि इस टेबल का इस कॉलम के साथ रिलेशन रहेगा, यानी फॉरेन की बनाना चाहते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, स्टूडेंट मेन डिटेल आईडी के नाम से एक कॉलम बनाया। यहां पर हम क्या करते हैं, इंट लेते हैं, इसको नॉट नल अप्लाई कर देते हैं कि भाई ये नल नहीं होना चाहिए। हमने यहां पर कांस्टेंट डिफाइन किया, कांस्टेंट कीवर्ड है, उसके बाद हमने कांस्टेंट का नेम पास किया। जब भी आप फॉरेन की का रिलेशन मेंटेन करते हैं तो आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि कांस्टेंट डिफाइन करने का भी इसके अंदर एक तरीका है। तरीका क्या है कि जब भी आप कांस्टेंट डिफाइन करेंगे फॉरेन की, यहां पर उस चाइल्ड टेबल का नाम और उसके बाद ये पेरेंट टेबल का नाम, तो कांस्टेंट से ही हमें आइडिया लग जाता है कि किस टेबल के साथ क्या रिलेशन बना हुआ है। अब हमने कहा कि ये क्या है, फॉरेन की है। फॉरेन की है तो रेफरेंस किसके साथ लेना है, हमें रेफरेंस लेना है मेन टेबल के साथ। तो मेन टेबल के साथ हमने क्या रेफरेंस में देना है, कौन सा कॉलम रेफरेंस में देना है, हमने यहाँ पर आईडी जो है वो रेफरेंस के अंदर एक कॉलम पास कर दिया।
अब हम क्या करते हैं, इस कमांड को रन कर लेते हैं, और इस कमांड को रन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास दो टेबल जनरेट हो जाता है। ये टेबल जो है अभी ब्लैंक है, हमने कोई वैल्यू यहाँ पर फिल नहीं की है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर वैल्यू को फिल करना है। वैसे तो आप जब बाय कोड इसमें वैल्यू फिल करेंगे तो उस टाइम पर ये रिलेशन मेंटेन करते हुए आप करोगे। दूसरी बात ये है कि अगर आप प्रोसीजर बनाएंगे तो उस टाइम पर भी हम देख सकते हैं कि डाटा कैसे भेजा जाता है। अभी फिलहाल के लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिखा है। इसके लिए हमने कहा कि जब भी इस टेबल के अंदर कोई भी आईडी जनरेट होगी तो वो आईडी जो है वो मुझे स्टोर करनी है, क्योंकि वही आईडी जो है यहाँ पर जानी चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। एसक्यूएल के अंदर अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो @ लगाएंगे, आप डिक्लेयर लिखेंगे और उसका डाटा टाइप बता देंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करानी थी तो इसीलिए मैंने इन टाइप का यहाँ पर वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। अब पीछे हम बता चुके हैं आपको कि जब भी आप किसी टेबल के अंदर कोई वैल्यू को, कोई रो को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसका हमारे पास सिंटैक्स क्या बनता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और किन फील्ड्स के अंदर आपको यहाँ पर वैल्यू को इंसर्ट करना है उन फील्ड्स के नाम बता दीजिए और उन वैल्यूज को पास कर दीजिए। अब यहाँ पर एक मैंने नया कीवर्ड लिया है @identity। तो ये फिलहाल आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि ये हम क्यों ले रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई रो इसके अंदर इंसर्ट होगी तो जो आईडी जनरेट होगी वो इसके अंदर स्टोर रहेगा, जिसको मैं यहाँ पर इसके अंदर जो डिक्लेयर हमने वेरिएबल किया उसके अंदर ले लेते हैं। अब फिर हमने क्या किया कि जो ये वेरिएबल है, क्योंकि इस टेबल के अंदर हमें जो चाइल्ड टेबल है उसमें कुछ ये स्टूडेंट मेन डिटेल आईडी में आईडी भेजनी थी। तो जब हमने इसका इंसर्ट स्टेटमेंट लिखा तो हमने कहा कौन से कॉलम में वैल्यू भेजनी है मुझे, स्टूडेंट मेन डिटेल आईडी, स्टूडेंट फोन नंबर, स्टूडेंट ईमेल। अब यहाँ पर मैंने पेरेंट आईडी पास कर दिया। पेरेंट आईडी पास इसलिए किया है कि यहाँ पर जैसी रो इंसर्ट होगी तो उसकी जो भी आईडी होगी वो यहाँ स्टोर होगा और वही आईडी यहाँ पर पास हो जाएगी। और बाकी इसके अंदर हमने कुछ और वैल्यू कॉलम्स के लिए पास कर दी है। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। हमने अगर रन किया, जो पेरेंट के अंदर भी एक रो गई और चाइल्ड के अंदर भी रो गई। अगर आप इनको देखेंगे तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, पेरेंट के अंदर जो आपने आईडी लिया, यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी जो है वो 100 से स्टार्ट किया था इसको, तो ये 100 यहाँ से ले रहा है। आप जहाँ से चाहें स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से करें या जो भी आपको सूटेबल लगता है उसके हिसाब से कीजिए। मैं यहाँ पर 100 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने कहा कि ये मेरा पेरेंट टेबल है। अब इस पेरेंट टेबल की जो ये वैल्यू है चाइल्ड टेबल में, ये वाली वैल्यू जो है वो इसके अंदर इंसर्ट होगी। क्यों? क्योंकि इन्हीं दो कॉलम के बीच में ये चाइल्ड टेबल का जो रिलेशन है वो पेरेंट टेबल के इस कॉलम के साथ है। तो और हम कुछ वैल्यू ऐड करके यहाँ पर देख लेते हैं और अलग अलग नाम दे देते हैं ताकि अलग अलग रहें। अब हम एक और रो इंसर्ट करते हैं, एक रो और इंसर्ट करते हैं, एक और इंसर्ट करते हैं। फिलहाल इसमें कुछ डुप्लीकेट वैल्यू हैं तो अभी हमें डुप्लीकेसी को कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें समझना है कि हमारा जो फॉरेन की रिलेशन है वो काम कैसे करता है, इस बात को हमें देखना है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर ये हमारा पेरेंट टेबल है। इस पेरेंट टेबल के अंदर देखिए कि आईडी 100, 101, 102 और 103, यहाँ पर हमने कुछ रोज को इंसर्ट किया है। जो भी नाम हम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं। जो ये चाइल्ड टेबल था, चाइल्ड टेबल के अंदर ये उसका प्राइमरी की है, खुद के टेबल का आइडेंटिटी कॉलम है। यहाँ पर ये कॉलम जो है ये आपका फॉरेन की है, तो इस कॉलम के साथ इसका रिलेशन है। तो यहाँ देखिए ये वही वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट करने दे रहा है जो वैल्यू हमने यहाँ पर डाली है। जो अगर हमने यहाँ पर 103 डाला था तो यहाँ पर 103 ही एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर 105 एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि रिलेशन का मतलब ही होता है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पर अलाउ करेगा। अगर आप रिलेशन को
किसी और पर्पज से बना रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ की वैल्यू ही यहाँ पर इंसर्ट होगी, कुछ और वैल्यू इंसर्ट करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब मैंने आपको बताया है कि जब आप डिलीट कास्केड यूज करते हैं, ऑन डिलीट कास्केड, यहाँ पर फिलहाल हमने डिलीट कास्केड को लिया हुआ है। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर ऑन डिलीट कास्केड यूज किया है, बाकी भी अब कीवर्ड जो है वो यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम देखते हैं कि जब हमने यहाँ पर ये ऑन डिलीट कास्केड लिया तो इसका मतलब क्या बताया मैंने कि जब भी आप पेरेंट में से कोई रो को डिलीट करोगे तो चाइल्ड से अपने आप ही वो रो डिलीट हो जाती है। सपोज करो मेरे पास एक रो है, ये है 101 के ऊपर, आईडी के ऊपर। मैं क्या करता हूं, इस रो को यहां से डिलीट करता हूं, तो इसका मतलब ये वाली जो रो है वो भी यहां से डिलीट हो जानी चाहिए। अगर यहां पर मेरे पास ये 101 नहीं है तो यहां पर भी 101 नहीं होना चाहिए। मैं क्या करता हूं कि यहां पर इसको डिलीट करके चेक कर लेते हैं। आप देखिए जब आप इसको यहां पर रन करेंगे तो क्या होगा, देखो यहां पर आपके पास 101 हट गया, तो यहां से भी 101 जो है वो हट चुका है। तो ऑन डिलीट कास्केड का मतलब अब आपको समझ में आ गया चुका होगा कि जब भी आप प्राइमरी टेबल से किसी रो को डिलीट करते हैं तो चाइल्ड टेबल से भी ऑन डिलीट कास्केड के ऊपर रो डिलीट हो जाता है। अब हम कुछ और जो कीज इसके अंदर दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं। हमारे पास एक है ऑन डिलीट नो एक्शन, तो हम ऑन डिलीट नो एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए क्या किया मैंने, ऑलरेडी जो टेबल बने हुए थे मैंने ड्रॉप कर दिए। ड्रॉप का जो सिंटैक्स है वो यही है, ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम पास कर दीजिए। अब मैं दोबारा क्या करता हूं, यहां पर 100 से मैं ले लेता हूं और यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें पता रहे कि दोनों के अंदर कीज जो हैं, जो आईडी जनरेट हो रही है वो अलग अलग हो रही है। अब हमने क्या किया, इन टेबल्स को यहां पर हमने कहा ऑन डिलीट क्या रखना है, नो एक्शन, तो यहां पर कर दीजिए ऑन डिलीट नो एक्शन। तो अब ये क्या काम करेगा हम इसको समझ लेते हैं। पहले इनको हम जनरेट करते हैं। हमने जनरेट किया, जनरेट करने के बाद ऐसे ही जो हमने पहले वैल्यू जो रोज है वो इंसर्ट की थी वैसे हम दोबारा से रो इंसर्ट कर लेते हैं, 2-4 रो इंसर्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि इस टेबल की जो आईडी है वो 1 से मैंने इसीलिए स्टार्ट की ताकि आप समझ सके। पिछली बार 100 से स्टार्ट की तो दोनों में शायद आप कंफ्यूज हो, तो इसीलिए मैंने यहाँ 1 से की है। यानी इसका जो ये प्राइमरी की है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये जो टेबल है ये 100 से स्टार्ट हो रहा है। अब ये इसका रिलेशन इस टेबल के साथ था, तो आपने कहा कि भाई मुझे डिलीट करना है, तो आप डिलीट किस केस के ऊपर करना चाहते हैं, ऑन डिलीट नो एक्शन के ऊपर। तो ऑन डिलीट नो एक्शन में हमने कहा था कि जब आप ऑन डिलीट नो एक्शन करेंगे तो ये एरर को रेज कर देता है और कमांड जो है वो कंप्लीट नहीं होने देता। अब मैं यहां पर इसको रन करता हूं और देखिए यहां पर इसने एरर जनरेट कर दिया। ये क्या कह रहा है, delete statement conflicted with reference constant, the conflict occurred in database this and this table this one। तो अभी हमने कहा कि जब भी आप ऑन डिलीट नो एक्शन रखेंगे तो ये क्या करेगा कि यहां पर अगर आप चेक करो पेरेंट के अंदर भी वो रो जो है वो ऑलरेडी पड़ी हुई है और चाइल्ड के अंदर भी ऑलरेडी पड़ी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं एक ऐसा टेबल में वैल्यू लेके चलूं कि कोई भी डिलीट करना चाहे तो वो डिलीट ही ना कर पाए, यानी पेरेंट को भी डिलीट ना कर पाए और चाइल्ड को भी डिलीट ना कर पाए। वैसे एक्चुअल में हम फिजिकल डिलीट कभी भी नहीं करते हैं। जब आप एक्चुअल में एप्लीकेशन में वॉक करते हैं तो वहां पर सॉफ्ट डिलीट किया जाता है। सॉफ्ट डिलीट का मतलब ये है कि उस आईडी को हम कुछ टाइम के लिए हाइड कर देते हैं, उसके लिए हम बिट कॉलम ले लेते हैं जिसके बेस पर हम रोज को हाइड या शो कर सकते हैं। तो हम मोस्टली सॉफ्ट डिलीट करते हैं, हार्ड डिलीट नहीं करते हैं, क्योंकि हार्ड डिलीट करेंगे तो एक बार डाटा अगर चला गया तो रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हार्ड डिलीट को कभी भी प्रेफर ना करें, बेहतर यही रहेगा कि हार्ड डिलीट की बजाय सॉफ्ट डिलीट करें। अब यहां पर हमने क्या किया,
तो ये हमें समझ में आ गया है कि अगर आप नो एक्शन करते हैं तो क्या होगा कि भाई आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कह दिया है कि डिलीट पर कोई एक्शन नहीं लेना मुझे। तो डिलीट पर जैसे ही आप डिलीट करने के लिए जाओगे वो एरर थ्रो कर देगा। अब हम आगे देखते हैं। हम इन टेबल्स को दोबारा से ड्रॉप कर देते हैं और इसके बाद हमारे पास थर्ड है ऑन डिलीट सेट नल। तो ऑन डिलीट सेट नल तभी होगा जब ये कॉलम आपका नल रहेगा, तभी ऑन डिलीट सेट नल होगा। ऑन डिलीट सेट नल कर दो यहां पर, सेट नल। तो अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों टेबल को एक बार दोबारा से जनरेट करते हैं। टेबल जनरेट हो गई और कुछ फील्ड्स हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, कुछ रोज हमने ऐड कर दी हैं। अब इनको हम चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ देखिए कुछ आइटम जो है वो मेरे पास आ चुके हैं। अब हमने कहा है कि भाई ऑन डिलीट सेट नल, तो इसका क्या फायदा होगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर 101 है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। कर दिया, एक्शन परफॉर्म हो गया। अब आप देखिए क्या कर रहा है। इसने क्या किया कि जो फॉरन की आपने लगाया हुआ था वहां पर क्या दिया, ऑन डिलीट सेट नल। तो जैसे ही आप डिलीट करेंगे पेरेंट के अंदर इसकी रिस्पेक्टिव रो, तो जो ये फॉरन की है वहां पर ये नल सेट कर देता है। तो कभी भी अगर आप मान लो अब 101 की जगह अब 102 को डिलीट करते हैं तो ये क्या करेगा, 102 के ऊपर नल सेट कर देगा। ये देखिए। तो फिलहाल तो नल सेट करने का मतलब ये है कि जब आप रिलेशन बनाएंगे तो उस टाइम पर आपको समझ में आएगा कि नल सेट हो गया तो रिलेशन में क्या वैल्यू आएगी, कैसे वैल्यू आएगी, वो हम आगे समझेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा ऑन डिलीट कास्केड का क्या फायदा है, ऑन डिलीट नो एक्शन का क्या फायदा है, ऑन डिलीट सेट नल का क्या फायदा है। तो ये आपको यहाँ पर नल सेट कर देता है। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारे पास कहता है ऑन डिलीट सेट डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट का मतलब क्या, यहां पर अगर मैं इसको ड्रॉप कर देता हूं और यहां पर लिख देता हूं ऑन डिलीट सेट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में भी जो आपका नल होता है वही सेट हो जाता है। अगर आप कोई डिफॉल्ट वैल्यू लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज नल वैल्यू यहां पर काम करेगा। अब हम यहां पर इसको रन कर देते हैं। हमारा टेबल जो है वो क्रिएट हो गया और कुछ वैल्यूज़ को हम इंसर्ट कर देते हैं। इनको चेक कीजिए, यहाँ पर देखेंगे कुछ जो हमारे रोज हैं वो पेरेंट में और चाइल्ड में आ चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको 102 को डिलीट करते हैं इस बार। तो 102 को डिलीट करेंगे तो इसने क्या कर दिया कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो नल है वो नल डाल दी। अगर आप कोई और वैल्यू इसकी जगह पर सेट करना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट, तो वो सेट कर सकते हैं। तो ये काम था। सेम यही काम जो है इसी तरीके से जब आप अपडेट करने के लिए जाओगे तो अपडेट के अंदर भी ये सारी चीज़ें उसी तरीके से काम करती हैं। अब फॉरेन की नेमिंग कन्वेंशन मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप फॉरेन की बनाएंगे तो फॉरेन की लिखेंगे, फॉरेन की टेबल का नेम डालेंगे और किस प्राइमरी टेबल के साथ आप रिलेशन बना रहे हैं उसका यहाँ पर नाम पास करना होगा। अब फॉरेन की के बारे में हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। कहता है अब फॉरेन की कॉलम कैन बी लिंक टू अ प्राइमरी की और यूनिक की कॉलम ऑफ द सेम और अनदर टेबल। एक ही टेबल में या दूसरे टेबल के अंदर हम यहाँ पर इसको रिलेट कर सकते हैं, फॉरेन की बना सकते हैं। द टेबल हैविंग द फॉरेन की कांस्टेंट इज कॉल्ड द चाइल्ड टेबल। जिस टेबल में ये फॉरेन की है वो आपका चाइल्ड टेबल कहलाता है। द टेबल बीइंग रेफरेंस्ड, जिसको रिफर किया जाता है, वो आपका पेरेंट टेबल कहलाता है। उसके बाद आपका है ऑफ वैल्यू अदर देन नल इज एंटर्ड इन द कॉलम ऑफ फॉरेन की कांस्टेंट, दैट वैल्यू मस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द रेफरेंस्ड कॉलम ऑफ द पेरेंट टेबल। तो इसके कहने का मतलब ये है कि भाई आप जो यहाँ पर वैल्यू पास करोगे वही वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए। अगर आप यहाँ नल पास कर रहे हो तो यहाँ भी नल पास हो जाएगा। फॉरेन की कंस्टेंट कैन रेफरेंसेस टेबल विद इन द सेम डाटाबेस इन द सेम सर्वर।
यानी एक ही सर्वर के ऊपर जो दो टेबल हैं उनके बीच में रिलेशन मेंटेन करते हैं। फॉरेन की कंस्ट्रेंट कैन बी डिफाइंड टू रेफरेंस अनदर कॉलम इन द सेम टेबल, दिस इज रेफर टू एज सेल्फ रेफरेंस। अगर आप एक ही टेबल के अंदर प्राइमरी पेरेंट टेबल भी बना लेते हैं और चाइल्ड टेबल को मेक के लिए भी वैल्यू उसमें रख लेते हैं, तो ये सेल्फ रेफरेंस कहलाता है। वैसे इस टाइप के केसेस हमारे पास ना के बराबर होते हैं, बट ये रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब फॉरेन की कांस्टेंट ऑन अ सिंगल कॉलम कैन रेफरेंस ओनली वन सिंगल कॉलम इन द पेरेंट टेबल। तो कहने का मतलब ये है शुड हैव सेम डाटा टाइप एज द रेफरेंस्ड कॉलम। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी पेरेंट टेबल का रेफरेंस चाइल्ड टेबल में लेना चाहते हैं तो एक ही कॉलम का आप ले सकते हैं, और दूसरा जो कॉलम आप लेंगे उस कॉलम का यहाँ पर आपको सेम डाटा टाइप रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर इन डाटा टाइप रख रहे हैं तो चाइल्ड के अंदर भी वो इंट होगा। जैसा कि अभी हमने बात की, हमने कहा कि अब फॉरेन की कांस्टेंट ऑन अ सिंगल कॉलम, यानी किसी एक सिंगल कॉलम के ऊपर अगर आप कैन रेफरेंस ओनली वन कॉलम इन अ पेरेंट टेबल, कहता है कि जो चाइल्ड टेबल का फॉरेन की के साथ रिलेशन होता है वो किसी एक कॉलम के ऊपर ही होता है। एक से ज़्यादा कॉलम के मतलब सेम कॉलम को एक से ज़्यादा के लिए आप रेफर नहीं कर सकते हैं। कि सपोज करें कि यहाँ पर ये जो वैल्यू आपने लिया यहाँ पर ये आईडी, तो एक से ज़्यादा की अगर मान लें यहाँ पर मेरे पास कोई यूनिक की है और उसको मैं यहाँ रेफर करना चाहता हूँ तो उसको ये नहीं कर सकता, क्योंकि एक टाइम पर एक ही कॉलम का रेफरेंस हमारे पास बनता है। अगर मान लें यहाँ पर दूसरा कॉलम है और आप दूसरा कॉलम बना के उसके रेफरेंस को लेना चाहो तो ले सकते हो, बट सेम कॉलम को दो कॉलम के लिए यूज नहीं किया जा सकता। फॉरेन की कांस्टेंट डिफाइंड एट द टेबल लेवल, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम शुड हैव the same number of reference column as the number of column defined in the constraint list. The data type of each column in the constraint must be same as the corresponding column. ये वही बात कह रहा है जो अभी मैंने आपको बताया है। There is no limit on the number of foreign key constant or table can contain that references the other table. अब कहते हैं भाई यहाँ पर कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि आप फॉरेन की जो है वो एक ही बना सकते हैं एक टेबल के अंदर, नहीं, एक से ज़्यादा टेबल के फॉरेन की बन सकते हैं एक टेबल के अंदर। अब मान लो मेरे पास यहाँ पर कोई दूसरा कॉलम था, उसका रिलेशन मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ, तो उस कॉलम का यहाँ पर एक और रिलेशन बन सकता है। फिर कोई तीसरा कॉलम है, तीसरे कॉलम का रिलेशन बनाना चाहूँ तो तीसरे कॉलम का रिलेशन बन सकता है। तो ये कोई लिमिटेड नहीं है कि आप एक के लिए ही काम करेंगे या एक के लिए ही फॉरेन की रिलेशन बनेगा। फॉरेन की कंस्टेंट आर नॉट एनफोर्स्ड ऑन टेम्परेरी टेबल। आप ध्यान रखिएगा कि फॉरेन की कंस्टेंट जो है वो टेम्परेरी टेबल के लिए एनफोर्स नहीं किया जा सकता। तो ये है फॉरेन की कैसे काम कर सकता है। फॉरेन की के बीच में जब आप रिलेशन बना रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसका सिंटैक्स क्या है। तो अभी हमने जो देखा वो हमने ये देखा कि जो आप टेबल बना रहे थे उस टाइम पर कैसे बनाते हैं। अब मान लो कि अगर आप टेबल बना चुके हैं उसके बाद अगर आपको फॉरेन की का रिलेशन बनाना है तो कैसे बनाएंगे। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि सेम टेबल लेते हैं, इसको ड्रॉप कर देते हैं पहले, उसके बाद यहाँ जो हमने कांस्टेंट लगाया था इस कांस्टेंट को यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ से हटाने के बाद हम क्या करते हैं इन दोनों टेबल को जनरेट कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है कि मुझे जो ये चाइल्ड टेबल है इस टेबल के ऊपर एक फॉरेन की का कांस्टेंट लगाना है। तो फॉरेन की का कांस्टेंट का सिंटैक्स जो है वो पहले आपको समझना होगा। क्या कहते हैं, ऑल्टर टेबल टेबल नेम। हम चाइल्ड टेबल से स्टार्ट करें क्योंकि चाइल्ड टेबल के ऊपर हमें इंप्लीमेंट करना है, तो हमें चाइल्ड टेबल के लिए ही ऑल्टरेशन कमांड रन करनी होगी। तो चाइल्ड टेबल के अंदर हमने कहा ऑल्टर टेबल टेबल नेम, जो चाइल्ड टेबल नेम है ऐड करिए कांस्टेंट नेम, फॉरेन की किस कॉलम के ऊपर आपको लगाना है और रेफरेंस पेरेंट टेबल के किस कॉलम के ऊपर लेना है। तो जब हम यहाँ पर रिलेशन बनाने जाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ऑल्टर टेबल और टेबल का नेम बताइए। टेबल का नेम कौन सा है हमारे पास, टेबल का नेम है स्टूडेंट कॉन्टैक्ट डिटेल। अब हमें यहाँ पर कांस्टेंट ऐड करना है, तो यहाँ लिख दीजिए ऐड, क्या करना है, कांस्टेंट ऐड करना है। कांस्टेंट का नेम दे दीजिए, कांस्टेंट का नेम आप
जो अभी आपको तरीका बताया था फॉरेन की, उसके बाद आपने चाइल्ड टेबल नेम देना है, उसके बाद आपको पेरेंट टेबल का नेम डाल देना है यहाँ पर। तो ये पेरेंट टेबल का नेम है, पेरेंट टेबल का नेम हमने डाल दिया है। अब हमने कहा कि ये जो मैं कांस्टेंट अप्लाई कर रहा हूँ भाई किस टाइप का कांस्टेंट है, तो मैं कह रहा हूँ कि कांस्टेंट जो है वो फॉरेन की टाइप का कांस्टेंट है। ठीक है, तो फॉरेन की टाइप का कांस्टेंट है, तो फॉरेन की किसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है, कौन से कॉलम पे इंप्लीमेंट करना है, तो मैंने कहा कि स्टूडेंट मेन डिटेल आईडी जो है इसके ऊपर हमें ऐड करना है। अब इसको किसके लिए रेफरेंस लेना है, यानी किस पेरेंट टेबल के साथ इसको बनाना है, तो हम यहां लिखेंगे रेफरेंसेस। क्या भाई पेरेंट टेबल कौन सा है मेरा, पेरेंट टेबल ये वाला टेबल है हमारे पास, स्टूडेंट डिटेल वाला, यहां पर डाल दीजिए। अब इसके अंदर किस कॉलम के ऊपर इंप्लीमेंट करना है, कॉलम हमारा क्या है, आईडी कॉलम है, तो आईडी कॉलम के ऊपर हमें इसे क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। अब आप इसे रन करिए और देखिए कि फॉरेन की बन चुका होगा। अब हम डाटाबेस में एक बार चेक कर लेते हैं। डाटाबेस के अंदर जो हम चेक करने के लिए आते हैं तो टेबल में देखते हैं कि हमने कौन सा टेबल बनाया है। स्टूडेंट कॉन्टैक्ट डिटेल नाम से हमने टेबल बना रखा है, तो हम देख लेते हैं। स्टूडेंट कॉन्टैक्ट डिटेल ये रहा मेरा। इसके अंदर हमारे पास जो कीज हैं वो कौन कौन सी हैं, एक ये पेरेंट की है जो डार्क ब्लैक आपको दिख रहा है, और यहाँ पर फॉरेन की जो बना रहे हैं वो वाइट है आपका। तो इस तरीके से भी हमें समझ में आ जाता है कि फॉरेन की और प्राइमरी की जो है वो कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हमने कहा है कि जिन कॉलम्स के ऊपर आपने लगाया है, तो ये देखिए ये इसका पेरेंट की आईडी कॉलम था, इसके ऊपर हमने प्राइमरी की लगाया था, तो हमने यहाँ पर प्राइमरी की लगाया है। और स्टूडेंट जो लगाया है, तो ये जो की है इसका रिवर्स जो होता है वो फॉरेन की का साइन होता है, जिससे हमें पता चलता है कि फॉरेन की हमने बनाया है। अब अगर इसका आप पेरेंट टेबल देखना चाहें तो पेरेंट टेबल हमारे पास क्या, स्टूडेंट मेन डिटेल के नाम से हमारे पास बना हुआ है। तो यहाँ पर स्टूडेंट मेन डिटेल में देखिए यहाँ पर जो है एक आपका प्राइमरी की लगा हुआ है, और की जो हमने डिफाइन किया था वो यहाँ पर है, और ये प्राइमरी की जो है वो इसके लिए लगा हुआ है। तो इस तरीके से जब भी आप टेबल को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको प्राइमरी की फॉरेन की में जो भी रिलेशन है वो दिख जाएगा। की क्या सेक्शन में जाएंगे तो की में आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देगा कि भाई ये जो है वो फॉरेन की है, ये प्राइमरी की है। मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि प्राइमरी की जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, और फॉरेन की उसका रिवर्स होता है, और ये डार्क होता है, ये लाइट होता है। अब अगर हमने यहाँ पर की बना लिए, टेबल कंस्ट्रक्ट करते हुए बना के देख लिया, जो हम यहाँ पर टेबल बनाने के बाद कैसे की इंप्लीमेंट किया जाता है उसको हमने समझ लिया। अब है कि अगर मैं की को ड्रॉप करना चाहूँ तो कैसे ड्रॉप करूँगा। सेम तरीका है जैसे पहले हमने की को ड्रॉप किया था, वैसे ही हम इस यहाँ भी की को ड्रॉप कर सकते हैं। करना पड़ेगा वही ऑल्टर करना पड़ेगा टेबल को, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, क्या करना है, ड्रॉप करना है। क्या ड्रॉप करना है, कांस्टेंट ड्रॉप करना है, और कांस्टेंट का नेम पास कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप कांस्टेंट को ड्रॉप करना चाहें तो यहाँ पर लिख दीजिए ऑल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है आपका, यहाँ पर ये वाला कांस्टेंट कॉन्टैक्ट डिटेल नाम से हमने टेबल बनाया हुआ था। अब कहता है कि इसमें ऑल्ट्रेशन तो कर रहे हैं, लेकिन ऑल्ट्रेशन किसके लिए करना है, कांस्टेंट के लिए करना है। उसको क्या करना है, ड्रॉप करना है। ड्रॉप कर दीजिए कौन सा, ये जो हमने कांस्टेंट बनाया था इसको हम ड्रॉप कर देते हैं, और यहाँ पर मैंने इसे ड्रॉप कर दिया। अब अगर आप इस टेबल को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि जो पहले हमारे पास यहाँ पर रिलेशन बना हुआ था वो रिलेशन यहाँ से हट गया। तो कांस्टेंट जो है कैसे हटाया जाता है ये हमने देख लिया। तो ये पूरे का पूरा जो हमारा तरीका है, ये पूरा फॉरेन की को इम्प्लीमेंट करने का तरीका है। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ टेबल या आफ्टर क्रिएटिंग टेबल जो है हम किस तरीके से फॉरेन की इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि फॉरेन की हम डिज़ाइनर से भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप डिज़ाइनर में गए तो यहाँ पर अगर मान लो आपको फॉरेन की लगाना है तो यहाँ जाइए, डिज़ाइन में ओपन कीजिए,
यहाँ पर मेन डिटेल टेबल है, इसकी आईडी के साथ फॉरेन की के मेन डिटेल की आईडी हमें चाहिए। ओके, अब इसको क्या करना है, आपको यहाँ पर सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपने इम्प्लीमेंट किया है वो फॉरेन की का रिलेशन इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिज़ाइनर मोड से भी फॉरेन की के रिलेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, पिछले चैप्टर के अंदर हमने सीखा था कि किस तरीके से हम कीज़ जो हैं वो डिफरेंट टेबल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। डिफरेंट टाइप की कीज़ कौन कौन से हैं जिसको कि हम टेबल के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो अभी हमने सीखा कि फॉरेन की किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब फॉरेन की के बाद हमें ये सीखना है कि एसक्यूएल के अंदर जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट के मतलब क्या है और इनको अप्लाई करने के बाद इनसे हमें क्या बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कांस्टेंट जो है वो हम अप्लाई ही क्यों करते हैं। तो कांस्टेंट को अगर हम सिंपली डिफाइन करना चाहें तो कांस्टेंट की डेफिनेशन होती है, एसक्यूएल कांस्टेंट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई रूल्स फॉर द डाटा इन ए टेबल। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई डाटा टेबल के अंदर एंटर कर रहे हैं तो उस टाइम पर जो रूल आपने उसको सेट किया हुआ है, डाटा उसी के हिसाब से एंटर होगा। Constant are used to limit the type of data that can go into a table. Constant का मतलब ये होता है कि आप किस टाइप का डाटा अपने टेबल में डालना चाहते हैं उसको ये लिमिट करता है। This ensures the accuracy and reliability of the data in a table. ये accuracy और reliability को भी maintain करता है। If there is any violation between the constant and the data action, the action is aborted. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई कांस्टेंट किसी कॉलम के ऊपर लगा रखा है और जब आप इंसर्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पर उस कांस्टेंट के अगेंस्ट में जाकर अगर आप कोई डाटा इंसर्ट करते हैं तो वो डाटा जो है वायलेट हो जाएगा। डाटा जो है वो एक्शन जो भी आपने परफॉर्म किया है वो क्योंकि कांस्टेंट के अगेंस्ट जाके हम काम कर रहे हैं इसीलिए वर्क नहीं करेगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो कांस्टेंट्स होते हैं वो कांस्टेंट कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट्स हैं उनको हम समझते हैं। पहला है नॉर्टनल कांस्टेंट है, फिर चेक कांस्टेंट्स हैं, डिफॉल्ट कांस्टेंट्स हैं, प्राइमरी की कांस्टेंट्स हैं, फॉरेन की कांस्टेंट है, कंपोजिट की कांस्टेंट है और यूनिक की कांस्टेंट है। तो इसमें से जो प्राइमरी की कांस्टेंट्स है, फॉरेन की कांस्टेंट है, कंपोजिट की कांस्टेंट है और यूनिक की कांस्टेंट्स हैं, ये ऑलरेडी हम इम्प्लीमेंट करके देख चुके हैं। जब हम टेबल बना रहे थे तब कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, जब हमारा टेबल का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद टेबल को ऑल्टर करके हम इन कांस्टेंट को कैसे अप्लाई करते हैं, कांस्टेंट को डिलीट कैसे किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बट एक बार हम यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं। जब भी आप कांस्टेंट को ऐड करने जाते हैं, अगर आपने टेबल का स्ट्रक्चर बना लिया उसके बाद कांस्टेंट ऐड करते हैं तो हमें पता है और टेबल को ऑल्टर करने के बाद ही हम उस कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं। तो जो सिंटैक्स पहले हम देख चुके हैं सेम सिंटैक्स यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर अलग से कुछ नहीं किया, वही जो कांस्टेंट हमने इंप्लीमेंट किया था उसी को हम यहाँ पर एक बार देख रहे हैं। तो प्राइमरी की कांस्टेंट हम ऑलरेडी जान चुके हैं कैसे ऑल्टर करके टेबल को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फॉरेन की पता है हमें, कंपोजिट की इम्प्लीमेंटेशन हम देख चुके हैं, यूनिक की इम्प्लीमेंटेशन देख चुके हैं। यहाँ पर एक है चेक कांस्टेंट। तो चेक कांस्टेंट कैसे काम करता है वो अभी हम देखेंगे। अब है इसमें हमारे पास यूनिक कांस्टेंट है। तो यूनिक कांस्टेंट भी हम पीछे देख चुके हैं कि एक टेबल बनाते हुए कांस्टेंट हमने कैसे अप्लाई किया था। टेबल को अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर अगर यूनिक कांस्टेंट लगाना है तो यूनिक कांस्टेंट कैसे लगाते हैं, उसको हम ऑल्टर कैसे कर सकते हैं या फिर हम उसको ड्रॉप कैसे कर सकते हैं, तो ये सारा हम यूनिक कांस्टेंट की इम्प्लीमेंटेशन को पहले देख चुके हैं। अब यहाँ पर है अगर आप कांस्टेंट ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप करने का तरीका वही होता है, आप ऑल्टर करिए टेबल को, ड्रॉप कीजिए, कांस्टेंट नेम पास कीजिए। सेम तरीके से
सारे कांस्टेंट को आप ड्रॉप कर सकते हो। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं पिछले चैप्टर के अंदर, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। हम आगे के कांस्टेंट को देखने जा रहे हैं कि आगे जो हमने कांस्टेंट इंप्लीमेंट करना है वो कौन सा कांस्टेंट है। अभी हमने कहा कि जो हमारा पहला कांस्टेंट है वो है नॉट नल कांस्टेंट। तो नॉट नल कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, जब भी आप एक टेबल बनाते हैं तो वहां पर जब आप उसकी वैल्यू के अंदर लिख देते हैं कि नॉट नल होना चाहिए, तो नॉट नल मतलब क्या हुआ कि एक तरह का कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि जब आप इस वैल्यू के अंदर नल वैल्यू पास करने की कोशिश करेंगे तो ये वैल्यू जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा और कहेगा कि ये कांस्टेंट के अगेंस्ट में है, इसलिए वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। इससे रिलेटेड जो इंसर्ट स्टेटमेंट है वो मैं पहले चैप्टर के अंदर दे चुका हूं, तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। नॉट नल कांस्टेंट अगर आपके पास टेबल ऑलरेडी आप बना चुके हैं तो ऑल्टर करने के बाद आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं वो देख चुके हैं। नॉट नल कांस्टेंट जो है एग्जिस्टिंग टेबल से अगर हमें डिलीट करना है तो हम किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, यानी ऑर्डर टेबल, फिर वही कॉलम नेम और कॉलम टाइप, यानी जो पुराना आपने यहाँ पर नॉट नल का कांस्टेंट लगा था ये वो यहाँ पर चेंज होके आप नल कांस्टेंट लगा सकते हैं। तो ये सारे काम नॉट नल से रिलेटेड हम पहले कर चुके हैं, तो इसीलिए मैं इसे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आप एक बार उन चैप्टर्स को जो पीछे क्रिएट किए हुए हैं उनको जाके देखिए और उसके बाद इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आता है डिफॉल्ट कांस्टेंट। तो डिफॉल्ट कांस्टेंट होता क्या है और डिफॉल्ट कांस्टेंट से हमें बेनिफिट क्या है ये हमें समझना है। तो डिफॉल्ट कांस्टेंट जो है दो तरीके से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम कांस्टेंट को इंप्लीमेंट करते हुए आ रहे हैं, जब हम टेबल बना रहे हैं तो हम जाके कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जब टेबल बन चुका हो उसके बाद जाके हम कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कांस्टेंट को ड्रॉप करने का तरीका जो है वो वही तरीका रहेगा, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। अब मैं एक टेबल लेता हूँ, एक टेबल लेकर मैं इस कांस्टेंट को इंप्लीमेंट करके बताता हूँ कि अगर हम डिफॉल्ट कांस्टेंट लगाते हैं तो डिफॉल्ट कांस्टेंट काम कैसे करता है। डिफॉल्ट कांस्टेंट किस तरीके से काम करेगा। सपोज करो मैंने एक टेबल लिया है, इस टेबल के अंदर हम कुछ फील्ड ले रहे हैं। यहाँ पर उन फील्ड के अंदर हमने क्या किया कि एक टेबल जो ऑर्डर का बनाया है, इस टेबल ऑर्डर के अंदर हम क्या करते हैं, आईडी कॉलम ले रहे हैं, ये नॉट नल है। तो हम यहाँ पर इंसर्ट करके भी देखेंगे और नॉट नल का जो कंसेप्ट मैंने आपको पहले बताया था वो एक बार मैं रिपीट कर दूंगा। अब नॉट नल है, अब हमने यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं लगाई है तो ये ऑटो इंक्रीमेंट में नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। आइडेंटिटी 1 से 10 से अप्लाई कर देते हैं हम। तो यहाँ पर जो वैल्यू है आइडेंटिटी की उसको आप अप्लाई कर दीजिए। अगर हमने कहा कि ये नॉट नल है तो नॉट नल का मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट में चलता रहेगा, तो नॉट नल ये हमेशा अपने आप ही नॉट नल बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने कहा है कि ये हमारा जो है ऑर्डर नंबर है और ये भी नॉट नल है। अब यहाँ पर अगर आपका ऑर्डर नंबर है नॉट नल है, उसके बाद हमने ले लिया ऑर्डर डेट है, तो ऑर्डर डेट में हमने कहा कि ये डेट टाइप का जो डाटा है इसके अंदर में डालना है, बट डिफॉल्ट अगर कोई यूजर इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डालता तो जिस टाइम पर ये रिकॉर्ड हम इंसर्ट करने जाएंगे उस टाइम को ये अपने आप जाके इंसर्ट कर देगा। इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट कांस्टेंट। यानी आप चाहते हैं कि यूजर अगर इसमें डाटा नहीं ऐड करता तो भी मुझे कोई डाटा चाहिए, तो हम वहां पर डिफॉल्ट कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं। अब इसको मैं क्या करता हूं, एक बार क्रिएट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर जब इस कमांड को रन किया तो हम यहाँ पर इस सिलेक्ट स्टेटमेंट में चेक कर लेते हैं कि ये क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। अब अगर आप इसे देखें तो इसने टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। तो अब हम इसमें इंसर्ट करके चेक कर लेते हैं कि अगर हम फील्ड में इंसर्ट करते हैं वैल्यू तो किस तरीके से ये वर्क करता है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम हम बता चुके हैं, टेबल नेम डालेंगे आप। टेबल नेम के बाद किन कॉलम्स के अंदर हमें वैल्यू डालनी है वो हम लिख लेते हैं। ऑर्डर नंबर ले लेते हैं क्योंकि ऑर्डर डेट के अंदर ऑलरेडी आप क्या है
एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे हो, तो हमें ये चेक करना है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू काम कर रहा है या नहीं। तो हमने कहा वैल्यूज़, और यहाँ पर क्योंकि ऑर्डर नंबर इंटीजर टाइप का है तो हम यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू को एंटर कर लेते हैं। 2-3 वैल्यू एंटर कर लेते हैं एक साथ। पीछे भी मैं बता चुका हूँ कि मल्टीपल जो वैल्यूज़ है वो इंसर्ट कैसे की जा सकती हैं। सिर्फ आप कॉमा लगाते जाइए और फील्ड्स के अगेंस्ट में वैल्यू पास करते जाइए, ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स को ऐड कर देगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पर 3 वैल्यू को एक साथ इंसर्ट किया हमने, 3 रो ऐड हो गई हैं। अब आप इसे चेक कीजिए, देखिए यहाँ ऑर्डर डेट जो है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में मैंने ऑर्डर डेट यहाँ पर लिया नहीं था और ऑर्डर डेट में कोई वैल्यू मैंने पास नहीं की। लेकिन डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट लगाने से मुझे क्या बेनिफिट हुआ कि यहाँ पर जब भी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होगा और उसके अंदर अगर कोई डाटा नहीं भेजा जा रहा है तो डिफ़ॉल्ट जो डेट होगा वो यहाँ पर डाल देगा। आप यहाँ पर डाटा टाइप डेट टाइम लेंगे तो जिस टाइम का डाटा एंट्री है वो पर्टिकुलर सेकंड्स के अंदर भी डाटा जो है वो आपको यहाँ पर दिखा देता है। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, डेट को डेट टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो। अब अगर हमने कहा कि ये तो हो गया हमारे पास डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट का, अब आप इस टेबल के अंदर इसको चेक कीजिए कि यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है ऑर्डर्स 1 के नाम से। तो ऑर्डर 1 जब हम लेते हैं तो यहाँ पर इसे ओपन कीजिए। यहाँ पर आपको जब भी डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट अप्लाई करेंगे तो डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट कॉलम के ऊपर जिस तरीके से आप प्राइमरी की देखते हैं या फिर आप फॉरेन की देखते हैं उस तरीके से हमें दिखाई नहीं देता। यहाँ पर कांस्टेंट के अंदर जाएंगे तो ये कांस्टेंट के अंदर आपको जो भी आपने डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट लगाया है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट इसने बनाया है ना, ये एक अपने आप कोई भी वैल्यू जो है जंक वैल्यू उठा के इसने ले ली। लेकिन सपोज करें कि आप चाहते हैं कि आप डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट का कोई पर्टिकुलर नेम दें, उसके कांस्टेंट का नेम से ही ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, कांस्टेंट बनना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सेम इसी तरीके से सपोज करो कि मैं एक टेबल ले लेता हूं, इसको हमने ऑर्डर 2 नाम दे दिया। यहाँ पर डेट के बाद कर दीजिए कांस्टेंट, कांस्टेंट के बाद आप कांस्टेंट का नाम पास कर दीजिए। डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट हमें डालना है किसका, डेट का। तो यहाँ पर डेट का एक डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट मैंने अप्लाई कर दिया। तो अब जब ये टेबल बनेगा तो इसके अंदर जो कांस्टेंट का नेम दिखेगा वो आपको ये वाला नाम दिखेगा। यानी अगर आप टेबल बनाते हुए उस कांस्टेंट का नेम पास करना चाहो तो आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। अब आप देखिए इसके अंदर आप टेबल का स्ट्रक्चर देखेंगे, टेबल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। अगर आप डाटा इंसर्ट करना चाहें तो सेम डाटा इंसर्ट कर दीजिए, सेम प्रोसेस रहेगा, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर 3 रो हमारे इसके लिए इंसर्ट हो चुके हैं। अब अगर आप इस टेबल को देखना चाहें तो इसको रिफ्रेश कीजिए और देखिए आपके पास ऑर्डर 2 नाम से जो टेबल बना है, इसके अंदर जब कांस्टेंट में जाएंगे तो जो कांस्टेंट नेम आपने दिया था वो कांस्टेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि नॉर्मली जब आप कीज बनाते हैं, जैसे प्राइमरी की बनाया, फॉरेन की बनाया, कंपोजिट की बनाया, यूनिक की बनाया, तो वो आपका कीज के अंदर जाएगा। बट क्योंकि जो आपके पास ये कांस्टेंट्स हैं, नॉट नल कांस्टेंट है या चेक कांस्टेंट है, स्पेशली चेक कांस्टेंट और डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट, अगर आप इसको नेम देना चाहोगे तो ये जो है कांस्टेंट के अंदर आपने जो भी नेम दिया हुआ है वो नेम आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और की वाला जो है वो की के अंदर आपको नेम दिख जाएगा। तो इस तरीके से जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हो तो उसी टाइम को पर कॉलम के अगेंस्ट में आप डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। आप सपोज करो कि मैं एक टेबल लेता हूं और ऑल्टर करके उसके अंदर कांस्टेंट को ऐड करता हूं, जैसे कि हमने यहाँ पर स्टेटमेंट चेक किया है डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट के अंदर कि टेबल को ऑल्टर करके भी हम कांस्टेंट लगा सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स एक बार आप ध्यान रखिएगा, टेबल को ऑल्टर करना है यानी वही ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, क्या करना है, ऐड करना है कांस्टेंट को, कांस्टेंट नेम को, किस टाइप का कांस्टेंट, डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट, फिर
किसके लिए, फॉर मतलब किस कॉलम के लिए आपको वो कांस्टेंट जो है वो अप्लाई करना है। तो यहाँ पर इस कॉलम, यहाँ पर एक क्या करते हैं, एक फर्स्ट टेबल बना लेते हैं और यहाँ से इस कांस्टेंट को जो हमने अप्लाई किया था हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ऑल्टर करके लगाएंगे। अब हमने यहाँ पर टेबल 3 नाम से कांस्टेंट अप्लाई करना है टेबल 3 के ऊपर। तो यहाँ पर आप एक बार चेक कर लीजिए, टेबल का स्ट्रक्चर टेबल जो है ऑर्डर 3 नाम से बना चुका है, बट कांस्टेंट में देखेंगे तो अभी कांस्टेंट अप्लाई नहीं किया हो। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट जो होता है किसी वेरिएबल के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट जो हमारे पास, ये भी नॉर्मल कांस्टेंट की तरह ही है। तो डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट के लिए हमारे पास वही तरीका है कि अगर आपने टेबल बना लिया है तो उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर टेबल बना रहे हैं तो उस टाइम पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और जब आप कॉलम डिफाइन कर रहे हैं उसी टाइम पर अप्लाई करें या बाद में आप अप्लाई करें। तो डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट भी उसी तरह का अप्लाई कर सकते हैं जैसे आप बाकी कांस्टेंट को अप्लाई करते हुए आए हैं। अब डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट का हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, हमें वो समझने की ज़रूरत है। बेनिफिट ये होता है कि अगर हमने एक टेबल बनाया है, टेबल के अंदर किसी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर हमने डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट लगाया हुआ है, तो होता क्या है कि अगर आप उस कॉलम के अगेंस्ट में कोई वैल्यू वहाँ पर इंसर्ट नहीं करते हैं तो क्या होता है कि जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने सेट की हुई है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हर इंसर्ट स्टेटमेंट के बाद अपने आप ही जाके वहाँ पर सेट हो जाते हैं। तो डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट से क्या होता है कि अगर हम किसी फील्ड के अंदर मानते हैं कि वैल्यू जो है वो इम्पॉर्टेंट है और हम ये चाहते हैं कि अगर कोई वो वैल्यू नहीं फिल करता तो ऑटो मोड में अपने आप वो वैल्यू फिल होता रहे, तो हमें डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट यूज़ करना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। हमारे पास एक टेबल है, यहाँ पर क्या किया हमने, 3 कॉलम लिए हैं, एक आईडी है, ऑर्डर नंबर है और ऑर्डर डेट है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जिस टाइम पर कॉलम डिफाइन कर रहे हैं उसी टाइम पर इसको डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो भी हम दे देते हैं। यहाँ पर हम जो वैल्यू है वो डेट टाइम की ले लेते हैं, और ये ऑर्डर नाम से हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके अंदर हमने रन किया, ये टेबल जो है वो बन चुका है। अब हम इसको चेक कर सकते हैं टेबल जो है वो बना है या नहीं। तो ये हमारा टेबल का स्ट्रक्चर बन चुका है। अब बात आती है कि भाई टेबल का स्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन इससे मुझे बेनिफिट क्या है। तो अब हम इसको बताते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। आपने टेबल लिया, इस टेबल के अंदर सपोज करें कि मेरे पास सिर्फ ऑर्डर नंबर है जिसको मैं फिल करना चाहता हूं, लेकिन दूसरी फील्ड जो है मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर कोई यूज़र उसमें वैल्यू ना भी पास करें तो भी वैल्यू उसके अंदर अपने आप, जो भी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं वो वैल्यू अपने आप अपडेट होती रहे। तो यहाँ पर क्या करें हम, वैल्यू, क्योंकि ऑर्डर नंबर इंटीजर टाइप का है तो यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू को पास कर दीजिए। एक साथ 2-3 वैल्यू को हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब इस स्टेटमेंट को रन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप जब वैल्यू इंसर्ट कर रहे थे तो आपने सिर्फ इसके लिए वैल्यू इंसर्ट किया था, ऑर्डर नंबर के लिए। ऑर्डर डेट के लिए कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं किया, बट हमने क्या किया था कि डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट लगा दिया था। तो डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि जब भी हम इसके अंदर कोई भी रो इंसर्ट करते हैं तो उस टाइम पर इस पर्टिकुलर कॉलम के अगेंस्ट में जो उस टाइम का करंट डेट टाइम है, गेट डेट हमें करंट डेट टाइम देता है, वो डेट टाइम जो है वो अपने आप आकर इसके अंदर वैल्यू सेट होता जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने ऑर्डर्स बनाया था, तो ऑर्डर्स नाम से हमारे पास एक टेबल जनरेट हो चुका है। अब जब हम कांस्टेंट बनाते हैं तो कांस्टेंट के अंदर आप देखेंगे कि कांस्टेंट जो है, जो भी आप कांस्टेंट का नाम देंगे वो बन के आया है। यहाँ पर हमने क्या किया है कि टेबल में कांस्टेंट का नेम पास नहीं किया था, तो ये क्या करता है कि डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट का नेम कुछ भी दे देता है। अब सपोज करो कि अगर आप एक टेबल का नाम पास कर देते हो और उसके बाद अगर हम इसको जनरेट करते हैं तो क्या होगा, हम यहाँ पर इसको ऑर्डर नंबर 2 डाल देते हैं और यहाँ पर
ऐड कर देते हैं कांस्टेंट का नेम कांस्टेंट, और यहाँ पर कांस्टेंट नेम ऐड कर दीजिए। डिफ़ॉल्ट डेट किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, 2 के लिए। अब आप जब इसको रन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ऑलरेडी इस नाम से टेबल बन चुका है, तो हम यहाँ पर ये वाला टेबल ले लेते हैं, या फिर ऑर्डर नाम से जो टेबल बना है उसको डिलीट कर देते हैं, और ऑर्डर 2 नाम से जो टेबल बना था डिलीट कर दिया। अब आप इसे रन करिए, टेबल जो है वो रन हो चुका है। अब आप अगर इस टेबल को देखेंगे तो अभी ये ब्लैंक है, कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई है। अब अगर आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ देखेंगे जिस नाम से आपने कांस्टेंट बनाया था उसी नाम से ये कांस्टेंट जो है वो बन के आ जाते हैं। तो ये तरीका होता है कि अगर मान लें कि आप कोई कांस्टेंट का नेम देना चाहते हैं तो दे, नहीं देना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कांस्टेंट बना लेता है। अब बात आती है कि अगर हम मान लें कि टेबल बन चुका है, उसके बाद ऑल्टर करने के बाद अगर हम कांस्टेंट अप्लाई करना चाहें तो कांस्टेंट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका होता है कि आप इसका सिंटैक्स एक बार देख लें। सिंटैक्स क्या कहते हैं, जब भी आप कोई भी टेबल बनने के बाद जब कांस्टेंट लगाएंगे तो तरीका पहले जैसे हमने बनाया था वैसे ही है। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम पास कर दीजिए। ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट का नेम बता दीजिए, किस टाइप का कांस्टेंट है ये बता दीजिए, उसकी कौन सी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो बता दीजिए, और 4 के बाद उस कॉलम का नेम बता दीजिए जिसके ऊपर आप ये डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नया टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर ये टेबल 3 बना हुआ है तो इसको हटा देते हैं, और इसका हम यहाँ पर एक टेबल 3 जो है कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, और ये जो कांस्टेंट हमने लगाया था इस कांस्टेंट को हटा देते हैं और इसको जनरेट करते हैं। इसने टेबल जनरेट कर दिया, ये देखिए टेबल हमारा बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इस टेबल को ऑल्टर करके हमें कांस्टेंट को अप्लाई करना है। तो हमारा स्टेटमेंट होता है ऑल्टर, क्या ऑल्टर करने जा रहे हैं, टेबल। किस टेबल को ऑल्टर करने जा रहे हैं आप, ऑर्डर्स 3 नाम के टेबल को ऑल्टर करने जा रहे हैं। अब आपको इसके ऊपर अप्लाई क्या करना है, हमें अप्लाई करना है कांस्टेंट को अप्लाई करना है। इस कांस्टेंट का नेम जो है वो आप जो भी देना चाहें कांस्टेंट नेम आप दे सकते हो। डिफ़ॉल्ट डेट 3 में कर देता हूँ। ये क्या है, किस टाइप का है, डिफ़ॉल्ट टाइप का कांस्टेंट हम बना रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम क्या देना चाहते हैं, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए हमने कहा कि गेट डेट ले लेते हैं, क्योंकि इससे हमें डिफ़ॉल्ट डेट टाइम जो है, क्योंकि हमने डाटा टाइप जो है डेट टाइम बना रखे हैं, तो गेट डेट टाइम जो है वो फंक्शन हमें करंट डेट टाइम रिटर्न करते हैं, तो वो हम यहाँ पास कर रहे हैं जैसे पहले पास किए हैं। अब इसके बाद आप इसको किस कॉलम के ऊपर पास करना चाहते हैं, जो आपका कॉलम था वो कॉलम क्या था, ऑर्डर डेट के ऊपर आप पास करना चाहते हो, तो कॉलम का नेम बता दीजिए और इस स्टेटमेंट को रन कर दीजिए। अब यहाँ पर जब आप इस टेबल को देखेंगे, यहाँ रिफ्रेश कीजिए, टेबल आपके पास आ जाएगा। यहाँ देखिए कांस्टेंट के अंदर इसने कांस्टेंट जो है वो बना दिया है। तो हमारे पास जो तरीका था कि टेबल बनाते हुए कॉलम के साथ ही हम बना सकते हैं या फिर टेबल को ऑल्टर करके बना सकते हैं, वो हमने देख लिया। अब अगर मान लो ये कांस्टेंट बना हुआ है और इस कांस्टेंट को ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप करने का जो हमारा तरीका है वो पहले भी हम देख चुके हैं। स्टेटमेंट सेम तरीके से हम लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम इसको बता दीजिए। मान लो हमने ऑर्डर्स 3 के ऊपर बनाया था, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कांस्टेंट को हमें ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप कांस्टेंट, और कांस्टेंट नेम जो हमने बनाया था वो कांस्टेंट नेम ये बनाया था। इस कांस्टेंट को अब आप यहाँ पर ड्रॉप कर दें और ये आपका कांस्टेंट जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। अब अगर आप इसको चेक करेंगे रिफ्रेश करने के बाद, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट आपको नहीं मिलेगा।
तो इस तरीके से कांस्टेंट आप ऐड कर सकते हैं, कांस्टेंट को आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये तो तरीका हो गया हमारे पास डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट के लिए। इसके बाद हमारे पास एक और कांस्टेंट है, ये है चेक कांस्टेंट। तो चेक कांस्टेंट क्या करता है इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि कांस्टेंट जो होते हैं जब आप इंसर्ट कर रहे हैं तो जस्ट लाइक अ वैलिडेशन का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम एक चेक कांस्टेंट अप्लाई करके देख लेते हैं कि चेक कांस्टेंट जो है वो किस तरीके से काम करता है। हम क्या करते हैं, ये एक टेबल का स्ट्रक्चर लेते हैं और यहाँ पर एक कॉलम ले लेते हैं, ऑर्डर ऑर्डर वैल्यू। ये जो है ये इन टाइप का है, इसको हमने कहा ये नॉट नल रहेगा आपका, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या करना है मुझे कि कांस्टेंट अप्लाई करना है। कांस्टेंट मुझे ये चेक करना है कि जब भी मैं ऑर्डर वैल्यू ऐड करूं तो उस टाइम पर चेक कांस्टेंट का मतलब है कि जो आप कंडीशन इसके ऊपर लगाओगे वो कंडीशन हमेशा वैल्यू जब इंसर्ट होगी तो वो चेक करेगा। अगर वो सेटिस्फाई करता है तब तो वैल्यू इंसर्ट हो पाएगी, अदरवाइज इंसर्ट नहीं होगी। अब यहाँ पर जो चेक कांस्टेंट है इसको देख लीजिए। चेक कांस्टेंट इज यूज्ड टू लिमिट द वैल्यू रेंज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए कॉलम। अगर आप कोई भी स्पेसिफिक रेंज किसी भी कॉलम के लिए लगाना चाहते हैं कि वैल्यू जो हो स्पेसिफिक रेंज के लिए ही काम करे, तो उसके लिए हम यहाँ पर चेक कांस्टेंट लगा देते हैं। If you define a check constant on a column, it will allow only certain value for this column. इसका मतलब ये है कि जो कांस्टेंट आप किसी कॉलम के ऊपर लगाते हैं तो उस कॉलम के ऊपर जो कांस्टेंट चेक कांस्टेंट के साथ आपने कंडीशन लगाया था उसी के हिसाब से आप वैल्यू को वहां पर इंसर्ट कर पाएंगे। If you define a check constant on a table, it can limit the values in certain column based on values in other columns in the row. ये भी वही बात कह रहा है कि जो वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हैं, जो भी आपने कंडीशन लगाई है उसके हिसाब से वो उन चीज़ों को लिमिट करता है और आपकी जो अप्लाइड कंडीशन है उसी के हिसाब से वैल्यू को इंसर्ट करने देता है। तो यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट को लगाने का वही तरीका है। जब आप टेबल को क्रिएट कर रहे हो तो आप कांस्टेंट लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें कि मल्टीपल कॉलम की कंडीशन लगाना, मल्टीपल कंडीशन अगर उस कॉलम के ऊपर आप लगाना चाहो तो मल्टीपल कंडीशन भी लगा सकते हो। उसके बाद एग्जिस्टिंग टेबल पर अगर कांस्टेंट लगाना हो तो वही तरीका है, ऑल्टर करेंगे और हम यहाँ पर चेक कांस्टेंट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इस कंडीशन को देख लेते हैं कि जब हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम पर अगर चेक कांस्टेंट लगाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। अभी हम ये टेबल कांस्टेंट के लिए बना रहे हैं, चेक कांस्टेंट के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए कि ऑर्डर वैल्यू को मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ। यहाँ पर कहता हूँ कांस्टेंट किस टाइप का चेक कांस्टेंट है, क्या है इसका, हमने कहा ऑर्डर वैल्यू, हमने इसका नाम दिया है। अब इसके अंदर हमने कहा कि ये किस टाइप का कांस्टेंट है, चेक टाइप का कांस्टेंट है। तो इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर मैं कंडीशन लगाता हूं कि जो मेरी ऑर्डर वैल्यू है जो ये ऑर्डर वैल्यू है, इस ऑर्डर वैल्यू में जो मेरे पास वैल्यू आए वो ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 10 है तभी ये यहाँ पर इन वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मैंने इसको नाम 4 दे दिया है। अब इस कंडीशन का मतलब ये हुआ कि ऑर्डर वैल्यू में जब भी आप कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो आपको अगर मान लो लेस देन 10 इंसर्ट करते हो तो वो आपको एरर थ्रो कर देगा और बता देगा कि वैल्यू जो है वो रेंज के अंदर नहीं है। अब हम इसको एक बार पहले रन करके देख लेते हैं। ये हमारा चेक कांस्टेंट जो है वो इंप्लीमेंट हो चुका है। अब आप ऑर्डर
टेबल को चेक करें तो यहाँ पर ऑर्डर 4 टेबल जो हमने बनाया है इसके अंदर कांस्टेंट देखिए, यहाँ पर ये कांस्टेंट जो है इसने लगा दिया। यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट अपने आप इसका नाम दे दिया उसने, और जो चेक कांस्टेंट का हमने नेम दिया था उसके हिसाब से नेम दे दिया। आप जो भी चाहें नाम रखना चाहें रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए जाता हूँ। इंसर्ट इनटू, हमारे पास है ऑर्डर्स 4। इसके अंदर किन वैल्यूज को, किन कॉलम के लिए वैल्यू हमें डालना है। एक है ऑर्डर नंबर के लिए मैं वैल्यू डाल देता हूँ, और दूसरा है ऑर्डर वैल्यू के लिए मैं डाल देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने 2 ही कॉलम लिया है, तीसरे कॉलम के ऊपर ऑलरेडी जो है डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट लगा है, तो वहाँ पर अब डेट जो है अपने आप ऑटो में जो भी उस टाइम का डेट टाइम रहेगा वो डेट टाइम इंसर्ट होता जाएगा। अब यहाँ पर आप वैल्यूज़ करिए, वैल्यू आपको क्या देना है, दोनों इंटीजर टाइप की वैल्यू आप पास करना चाहते हैं। ऑर्डर नंबर में मैंने ऑर्डर पास कर दिया यहाँ पर 1, और यहाँ पर मैंने पास कर दिया 10। तो अगर आपको कंडीशन आपने लगाई थी कि भाई जो वैल्यू होनी चाहिए ऑर्डर वैल्यू वो ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए, मैं यहाँ पर 10 पास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये क्या कहता है, कह रहा है द इंसर्ट स्टेटमेंट कन्फ्लिक्ट विद चेक कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ऑर्डर वैल्यू का जो आपने चेक कांस्टेंट बना रखा है उसके अंदर द कन्फ्लिक्ट अकर इन डाटाबेस दिस एंड दिस ऑर्डर वैल्यू, और स्टेटमेंट जो आपने रन किया था वो टर्मिनेट हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप चेक कांस्टेंट लगा चुके हैं तो वैलिडेशन यहाँ पर फेल हो चुका है। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पर 10 की जगह 11 कर देंगे तो ये वैल्यू को ले लेगा। तो अगर अब आप इस वैल्यू को चेक करना चाहें, मान लो कि यहाँ पर मैं 20 करूँगा तो भी एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई है कि ऑर्डर वैल्यू जो हो वो 10 से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, अब आप इस स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप इसे रन करेंगे, देखिए ऑर्डर वैल्यू जो है जो हमने वैलिडेशन लगाया उसी के हिसाब से इंसर्ट हुआ है। तो चेक कांस्टेंट का मतलब अब आपको समझ में आ चुका होगा कि स्टार्टिंग के अंदर ही हमने कहा था कि कांस्टेंट क्या होता है, कि आपके डाटा को वैलिडेट करता है, और जो कांस्टेंट आपने अप्लाई किया हुआ है जिस कॉलम के ऊपर, आप जब इंसर्ट स्टेटमेंट रन करेंगे तो उन कॉलम्स के अंदर जो डाटा की एंट्री होगी वो एज अकॉर्डिंग टू इम्प्लीमेंटेड कांस्टेंट के हिसाब से होगा। अब ये तो था कि जब आप टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उस टाइम पर आपने चेक कांस्टेंट लगा दिया तो ये हो गया। अगर मान लो यहाँ पर मैं इसी टेबल के ऊपर अगर मैं मल्टीपल कंडीशन लगाऊं तो क्या होगा, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यही एक टेबल जो है, टेबल का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, और यहाँ पर जो ये हमने लिया हुआ था ऑर्डर वैल्यू, इसका भी नेम हम चेंज कर देते हैं, बना ये एरर देगा। अब हमने कहा था ऑर्डर वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, एंड ऑर्डर वैल्यू जो आपके पास है ये ऑर्डर वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन लगा दी कि ये वैल्यू का रेंज जो हो वो ग्रेटर हो, और इससे ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए, इसके बराबर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब आप यहाँ पर क्या करें, इसको रन करें। ये मल्टीपल कंडीशन के लिए मैंने आपको स्टेटमेंट बताया है कि मल्टीपल कंडीशन के ऊपर चेक कांस्टेंट कैसे काम करेगा। अब अगर हमने कहा है कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट अगर आप रन करते हो, ऑर्डर टेबल को आप यहाँ पर नेम दे दीजिए, ऑर्डर पाइप के अंदर अगर आपने कहा लेस देन 10 है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर लेस देन 10 या 10 लिखूँगा तो ये मेरे केस को फेल कर देगा। कह रहा है कि जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, जो वैल्यू आप पास कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट में वैल्यू ये मैच नहीं करता। अब अगर मैं यहाँ पर 100 दिया हुआ है और यहाँ पर 101 पास करूँगा तो क्या करेगा, कंडीशन
फेल कर देगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने कंडीशन लगाई है उसे यही बताया है कि आप जो वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे वो 10 से आपकी ग्रेटर वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन जो वैल्यू होगी वो लेस देन या इक्वल टू 100 हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप 100 को पास करते हो तो ये वैल्यू आपको इंसर्ट करने देगा। अगर आप यहाँ पर 99 भी पास करेंगे तो भी ये इंसर्ट करने देगा, क्योंकि ये उस स्पेसिफिक रेंज की बीच की वैल्यू है जो कि हमने मेंशन किया था। तो ये तो हो गया हमारे पास तरीका टेबल बनाते हुए मल्टीपल कंडीशन को अप्लाई करते हुए। अब हमारे पास है कि ऑलरेडी अगर हमारे पास टेबल बन चुका है तो हम जो कांस्टेंट है वो कैसे अप्लाई करें। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम यही टेबल ले लेते हैं, टेबल का नेम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हमने इसे कर दिया 6, और यहाँ जो हमने कांस्टेंट अप्लाई किया था इस कांस्टेंट को हम हटा देते हैं, क्योंकि अभी टेबल बनाते हुए ये कांस्टेंट हमें नहीं लगाना। जब टेबल बन जाएगा उसके बाद हमें ये कांस्टेंट अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बात के लिए टेबल को ऑल्टर करने के बाद हम कांस्टेंट अप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पर ऑल्टर स्टेटमेंट रन करते हैं। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम जो मेरे पास है वो है ऑर्डर 6। यहाँ ध्यान रखिएगा आप टेबल नेम कैप्स में पास कर रहे हैं या स्मॉल में पास कर रहे हैं, इससे इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐड करना है। क्या ऐड करना है भाई, हमें ऐड करना है कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट ऐड करना है, हमें चेक कांस्टेंट ऐड करना है। तो कांस्टेंट का हमें यहाँ पर नेम पास करना होगा। नेम पास कर देते हैं हम चेक ऑर्डर वैल्यू 6 के लिए। कांस्टेंट जो है वो चेक कांस्टेंट है, और जो ऊपर आपने कंडीशन लगाया था वही कंडीशन यहाँ पर पास कर दीजिए और चेक करिए स्टेटमेंट को रन करने के बाद। जब आप इस स्टेटमेंट को रन करेंगे तो ये स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीटली रन हो जाता है। अब आप ऑर्डर 6 जो है उस टेबल को यहाँ पर देखिए, ऑर्डर 6 जो है वो टेबल के अंदर जो कांस्टेंट आपने अप्लाई किया था वो कांस्टेंट जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब अगर आप इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करना चाहेंगे तो वैल्यू जो है जो आपने स्पेसिफाइड रेंज दिया हुआ है उसी रेंज की वैल्यू को लेगा। अगर रेंज से बाहर है तो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपके पास ये तरीका हो गया कि आप चेक कांस्टेंट जो है वो किस तरीके से अप्लाई करेंगे। कांस्टेंट को अगर आपको ड्रॉप करना है तो कांस्टेंट को ड्रॉप करने का तरीका हमारे पास वही तरीका है कि आप लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल्स नेम, और हमें करना क्या है, ड्रॉप करना है। क्या ड्रॉप करना है भाई, कांस्टेंट ड्रॉप करना है। कौन सा कांस्टेंट ड्रॉप करना है ये बता दीजिए कि कौन सा कांस्टेंट आपको ड्रॉप करना है। तो यहाँ पर जो भी कांस्टेंट आपने बनाया इसके लिए, इस टेबल के लिए, ये ड्रॉप कर देगा। ये कौन सा टेबल है हमारे पास, ऑर्डर वैल्यू 6 के टेबल को हमने यहाँ पर ड्रॉप करना है। टेबल नेम ड्रॉप कांस्टेंट, ओके। स्पेलिंग यहाँ पर स्टेटमेंट को रन कीजिए, देखिए आपका जो स्टेटमेंट है वो रन हो जाता है, और यहाँ पर जो आपने कांस्टेंट बनाया हुआ था वो कांस्टेंट जो है वो ड्रॉप हो गया। तो इस तरीके से आप कांस्टेंट को
क्रिएट कर सकते हैं टेबल बनाते हुए या फिर टेबल बनाने के बाद, और उन कांस्टेंट को बाद में आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कांस्टेंट किस तरीके से हैंडल करते हैं या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अब हमारे पास जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का एग्जांपल हम देख चुके हैं। अब हमें समझना होगा कि अगर आप कीज के बारे में बात करते हैं और कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो मोटा मोटा एक डिफरेंस होता है, उसको आप समझ लीजिए। यहाँ पर कहता है इट्स यूज टू फैच और रिट्रीव रिकॉर्ड डाटा फ्रॉम डाटा टेबल अकॉर्डिंग टू कंडीशन रिक्वायरमेंट। यानी जो आपके पास कीज होते हैं, वो कीज आर ऑल्सो यूज टू क्रिएट रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट डाटाबेस टेबल्स और व्यूज। कीज जो हैं, आप कीज के बेस पर जब ज्वाइन लगाते हैं तो उन ज्वाइन के बेस पर आप सिलेक्ट स्टेटमेंट रन करेंगे तो वहाँ से डाटा जो है वो फैच करके ला देगा। उसके बाद ये कीज जो आप यूज़ करते हैं वो डिफरेंट रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, जैसे फॉरेन की यूज़ करते हैं तो दो टेबल के रिलेशन को मेंटेन करने के लिए करते हैं। तो जब हम एसक्यूएल कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं तो एसक्यूएल कांस्टेंट आर यूज टू स्पेसिफाई रूल्स फॉर द डाटा इन ए टेबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो उस केस के अंदर रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं या फिर कोई डाटा रिट्रीव करना चाहते हैं तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम की अप्लाई कर देते हैं। और कांस्टेंट जो है किसी पर्टिकुलर कॉलम के अगेंस्ट में जस्ट अ काइंड ऑफ वैलिडेशन है कि आप उसके अंदर किस टाइप का डाटा जो है वो रखना चाहते हैं, या कहें कि डाटा का रेंज क्या होगा। तो एक रूल बना देता है कि जो वैल्यू आप उसके अंदर इंसर्ट करने वाले हैं वो वैल्यू जो है वो किस स्पेसिफिक रेंज की वैल्यू होगी। या अगर आप जैसे डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट यूज़ करते हैं तो डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने नॉट नल कांस्टेंट यूज़ किया तो वहाँ पर हमने कहा कि भाई कांस्टेंट नॉट नल है तो उसका मतलब ये वैल्यू आपको पास करनी पड़ेगी। तो मोटा मोटी अगर हम कीज के बीच में और कांस्टेंट के बीच में डिफरेंस को समझने की कोशिश करें तो कीज जो है वो डाटा रिट्रीवल का प्रोसेस है, ये भी रिलेशनशिप बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और कांस्टेंट जो है एक टाइप की वैलिडेशन का प्रोसेस है जिसके बेस पर हम डाटा को इंसर्ट करते हुए वैलिडेट करते हैं। कांस्टेंट आर ऑल्सो यूज टू मेंटेन द डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए भी हम कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कांस्टेंट। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी आप कोई टेबल बनाते हो तो उस टेबल के अंदर जो रिलेशनशिप है वो टेबल के अंदर रिलेशनशिप कैसे एग्जिस्ट करता है। देखिए, जब भी आप दो टेबल के बीच में फॉरेन की का रिलेशन मेंटेन करते हो तो लास्ट टाइम हमने कहा कि फॉरेन की का रिलेशन जो है वो आप तभी बना सकते हैं जब आपके पास दो टेबल हो। तो जब आप दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं तो रिलेशनशिप जो है वो तीन तरह का यहाँ पर बनता है। जो मेन होता है, एक है वन टू वन रिलेशनशिप। इसका एक एग्जांपल ले लिया स्टूडेंट और कॉन्टैक्ट डिटेल का। अगर एक स्टूडेंट है तो उसका एक कॉन्टैक्ट मैं मान लेता हूँ है, तो वन टू वन रिलेशनशिप वो बना सकते हैं वहाँ पर। वन टू मैनी रिलेशनशिप यानी एक स्टूडेंट को एक से ज़्यादा बुक असाइन हो चुके हैं तो इसका मतलब वन टू मैनी रिलेशनशिप है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के लिए हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक हमारा कस्टमर का टेबल है, एक प्रोडक्ट का टेबल है। तो एक कस्टमर जो है बहुत सारे प्रोडक्ट ले सकते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो बहुत सारे कस्टमर परचेज कर सकते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकल लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये रिलेशनशिप हमने पढ़ तो लिया, लेकिन ये रिलेशनशिप एक्चुअली में एग्जिस्ट कैसे करता है, और ये रिलेशनशिप एक्चुअली में अगर हम मेंटेन करना चाहें तो ये रिलेशनशिप मेंटेन होते कैसे हैं। अब हम यहाँ पर चलते हैं वन टू वन रिलेशनशिप के बारे में। तो वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू वन भी होते हैं, बट मेनली हम वन टू वन रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे यहाँ पर। वन टू वन रिलेशनशिप क्या है कि अगर मान लें कि मेरे पास दो टेबल था तो दो टेबल के बीच में अगर मैंने फॉरेन की रिलेशनशिप लगाया है और क्या किया है कि यहाँ पर जो एक टेबल है इस टेबल का एक डिटेल दूसरे टेबल के अंदर, मतलब उसकी रिलेशनशिप हमने एक ही बना रखी है, एक ही
सपोज करें आईडी है और एक ही आईडी उसके अगेंस्ट में जा रही है, तो 1 to 1 रिलेशनशिप कहलाएगा। इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स in which a single row of the first table can only be related to one and only one record of the second table। इसका मतलब यहाँ पर जो आपने रो इंसर्ट किया था उसका यहाँ पर कोई रिलेशन जो है वो एक ही, जैसे मान लो हमने फॉरेन की में एक आईडी पास की, तो वो आईडी जो है वो उसकी एक ही आईडी हमें यहाँ पर मिलेगी, दूसरी आईडी नहीं मिल सकती है। तो इसमें हम 1 to 1 रिलेशनशिप मान के चलते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है 1 to many रिलेशनशिप। तो 1 to many रिलेशनशिप में क्या कहते हैं, इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल। तो यहाँ पर क्या होगा, दो टेबल के बीच में हमने रिलेशनशिप बनाया है और एक सिंगल रो जो है उसकी एक से ज्यादा एंट्री मुझे दूसरे टेबल के अंदर मिल सकती हैं, तो ये 1 to many रिलेशनशिप है। इसके बाद आता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि एक की बहुत सारी डिटेल दूसरे टेबल के अंदर है और दूसरे की बहुत सारी डिटेल जो है वो पहले टेबल के अंदर है। इसको आप बनाते कैसे हैं ये हम एक एक करके समझेंगे।